पार्लर वाली लाल की किस्त नंबर 3। इस बात से कुछ दिन पहले फीका ने नसरीन से मोबाइल मांगा और कहा कि मुझे जरूरत है, शाम को वापस ले लेना। नसरीन ने भी बिना जेजे का मोबाइल फीका को पकड़ा दिया। शाम में जब नसरीन घर आई तो फीका ने अपने मुलाजिम के हाथ नसरीन को मोबाइल वापस भिजवा दिया। अब जब फीका ने नसरीन को वो तमाम बातें बताई जो इसने फोन पर कही थी तो नसरीन के होश उड़ गए। वो इस सोच में पड़ गई कि ये किस तरह से मुमकिन है कि फीका को मेरी वो तमाम बातें हरफ बहरफ पता है जो मैंने अपने घर की थी। इसी सोच में वो डूबी रही और न जाने कब इसकी आंख लग गई। सुबह अलिफातेती साथ नसरीन ने फीका से दरियाफ्त किया कि इसे ये तमाम बातें कैसे पता चली। फीका ने जोरदार कहकहा लगाया और नसरीन को बोला, मेरी जान, तुम जो करती हो, जिससे बात करती हो, इस सब पर मेरी नजर है। मैं तुम्हारी पेल पेल की खबर रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी दिन मुझसे जान छुड़वा कर चली जाओ। मैंने तुम्हारे मोबाइल को अपने मोबाइल के साथ मुंसलिक किया हुआ है। तुम किसी को भी मैसेज करोगी या कॉल करोगी तो मुझे पता चल जाएगा और तुम्हारी हर बात का रिकॉर्ड है मेरे पास। ये बातें नसरीन के लिए बिल्कुल नहीं थी। इसे मालूम ना था कि ये बिला जिसका नाम मोबाइल है, इसमें इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। नसरीन ने अब अपनी सरगर्मियां महदूद कर दें, फोन पर किसी से भी गैर जरूरी बात करने से इज्तनाब शुरू कर दिया, क्योंकि अल्फाज की हर बात फीका को पता चल जाती थी। फीका की पाबंदियों का सिलसिला बढ़ता चला गया और नसरीन इस माहौल से नफरत करने लगी। मगर नसरीन बारी तरह से फीका के जाल में फंस चुकी थी। वो चाहकर भी अब नास दलदल से बाहर नहीं निकल सकती थी। मगर अब नसरीन को इस तमाम बात का कोई हल तलाश करना था। नसरीन ने फीका से बचकर अपनी बहन के नाम पर एक नई सनम निकलवाई और नया मोबाइल ला, जिसे वो सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करती थी और घर में अपनी अलमारी में छुपा कर रखती थी। जब तक फीका ने नसरीन पर इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई थी, तब तक नसरीन को कभी भी फीका पर शक न हुआ था। लेकिन कुछ अरसे से नसरीन फीका की हर बात का गहराई से जायजा ले रही थी। फीका अब नसरीन से रात में सिर्फ मखसूस वक्त के लिए बात करता था। उसके बाद फीका का नंबर अक्सर बंद मिलता था। ये बातें अब नसरीन को शक में डाल रही थी। नसरीन की एक दोस्त शबाना, जो उसके साथ पार्लर पर काम करती थी, उसका भाई पुलिस मुलाजिम था। नसरीन ने शबाना से कहा कि तुम्हारे भाई की मुझे मदद दरकार है। शबाना ने नसरीन से मामला पूछा तो नसरीन ने बात गोल मोल घुमा डाली और इसे फीका का नंबर दिया। नसरीन ने शबाना को बताया कि वो इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकलवाना चाहती है। क्या ये मुमकिन है? शबाना ने नसरीन से एक दिन का वक्त लिया और इसे कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। नसरीन ने शबाना को पाबंद किया कि तुम हरगिज मेरे नंबर पर कॉल और मैसेज नहीं करोगी। तुम ये बात मुझे कल पार्लर में ही बता देना। नसरीन ने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी और सारी रात दुआ करती रही कि इसका काम हो जाए। सुबह सुबह नसरीन वक्त से पहले पार्लर पहुंच गई और शबाना का इंतजार करने लगी। जैसे ही शबाना पार्लर में दाखिल हुई तो नसरीन ने इसे घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। शबाना ने नसरीन को तसल्ली से बैठने का कहा और बताया कि 1-2 दिनों में भाई इस नंबर का रिकॉर्ड ला देगा। नसरीन के लिए ये खबर एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन नसरीन अपने दिल में दुआ कर रही थी कि इसका शक झूठा निकले, क्योंकि फीका की तमाम तर पाबंदियों के बावजूद नसरीन फीका के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। नसरीन की निकाह की ख्वाहिश पर हमेशा फीका ने एक ही जवाब दिया था कि अभी वक्त नहीं है, और नसरीन के बेहद असरार पर फीका ने इसे कह दिया कि ये काम बेहद मुश्किल है। हम लोग अपनी जात से बाहर शादी नहीं करते। वालिदैन को मनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। शादी में क्या रखा है? हम दोनों अब भी तो मियाँ बीवी की तरह ही हैं। तो इस प्यार के रिश्ते में शादी को लाना जरूरी नहीं।
नसरीन अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ पर खड़ी थी और अपनी परेशानियों से लड़ने की जस्तजू में लगी थी कि इसकी बहन खालिदा के यहाँ बेटी की पैदाइश हो। इतने तनाव भरे माहौल में ये खुशी का लम्हा बिल्कुल ऐसे ही था जैसे सख्त बंजर जमीन पर बारिश की बूंद है। नसरीन ने अपने बहनोई को फोन करके इत्तला दी कि इसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, वो आए और अपनी बेटी को देख ले। मगर रशीद एक नंबर का खबीस इंसान था। इसने खालिदा पर इल्जाम लगा दिया कि पता नहीं ये मेरी बेटी है भी या नहीं। मैं तो कितने माह से शहर से बाहर हूँ और घर भी नहीं आया। ये सुनना था कि खालिदा ने रो रो कर अपना बारा हाल कर लिया कि इस बेगैरत शख्स ने मेरी पाक दामनी पर उंगली उठा दी। इस वक्त पता नहीं खालिदा के दिल से कैसी बद्दुआ निकली कि आसमान चीरती हुई कबूल हो गई। रशीद फैसलाबाद में अपना काम करता था और अपने मामों के घर में ही रहाइश पजीर था। रशीद के माओ की बेटी साइमा, जो अभी नई जवान हो रही थी और मैट्रिक के इम्तिहानात पास करके घर बैठी थी, रशीद के लिए दिल बहलाने का जरिया बन गई थी। जैसे ही रशीद के मामों अपने काम पर जाते, रशीद घर आ जाता और साइमा के साथ खुशगपियों में मसरूफ रहता। रशीद की नजर साइमा की नई अलिफाबेरुत जवानी पर पेवस्त हो चुकी थी। साइमा एक दिलकश खुबरू लड़की थी, सांवली सी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, तलवार जैसा सीधा बारीक नाक, लंबे घने काले बाल, मखमल की तरह नरम और नाजुक हाथ और जिस्म ऐसा कि साइमा की उम्र की लड़कियां इसे देखकर हसद करती थी। साइमा अपनी उम्र से बड़ी लगती थी और उसका हसन और जोबन आए दिन बढ़ता चला जा रहा था। इसके चेहरे में अजीब कशिश थी। रशीद जब भी साइमा को देखता, इसके दिल में हैवानी जज्बात अलिफाबेर आते और वो हर वक्त इस मौका की तलाश में रहता था कि कब वो और साइमा घर अकेले हों और मैं इसे अपनी हुस्न का निशाना बनाऊं। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार रशीद को पिछले कई महीनों से था। रशीद के मामों सुबह सवेरे किसी काम से शहर से बाहर चले गए और रशीद की मुमानी भी किसी काम से बाजार चली गई। रशीद ऐसे सुनहरे मौके को अपने हाथ से गिनवाना नहीं चाहता था। साइमा अभी अपने कमरे में सो रही थी। रशीद ने दबे पांव घर का दरवाजा बंद किया और साइमा के कमरे की जानिब चल पड़ा। साइमा अपने कमरे में बेसुध सो रही थी। इसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। शायद उसकी वालिदा बाजार जाते वक्त केविल गई होंगी। रशीद थोड़े से खिले दरवाजे से अंदर झांकने लगा। रशीद ने जब साइमा को इस तरह बेसुध बेड पर लेटे देखा तो इसको अपने जज्बात पर काबू ना रहा। सुई हुई साइमा की कमर से इसकी कमीज थोड़ी हटी हुई थी। इसकी पुतली सी कमर रशीद के दिल पर वार कर रही थी। भरे हुए कोयले बड़ा दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। साइमा के चेहरे पर उसके घने बाल पंखे की हुआ से इसे बार बार तंग कर रहे थे और साइमा के मुंह पर नागवारी के असरात इसे मजीद खुबरू बना रहे थे। रशीद चुपके से साइमा के कमरे में आया और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ वक्त के लिए रशीद टिकटिकी बांधे सर से पांव तक साइमा की जवानी का जायजा लेता रहा और फिर वक्त जाए किए बिना बेड पर चल दौड़ा। साइमा के पास लेटकर रशीद ने आहिस्ता से इसके चेहरे से बाल हटाए और गाल पर बोसा दिया। साइमा जो कि गहरी नींद सोई हुई थी, इसने इस बोसे को महसूस तक न किया। रशीद ने आहिस्ता से साइमा की कमीज ऊपर करना शुरू कर दी। अब साइमा की कमर बहुत वाज़े नजर आ रही थी। रशीद ने अपने गर्म मर्दाना हाथों को साइमा की कमर पर फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद साइमा के जिस्म में हरकत सी होने लगी। इसकी सांसें तेज होने लगी। शायद वो ख्वाब में किसी और दुनिया में पहुंच चुकी थी। रशीद को यूं लगा जैसे इसके हाथों की लम्स साइमा को लुत्फ अंदोज कर रही है। इसने आगे बढ़कर साइमा की कमर पर बोसा ले लिया। जैसे ही रशीद ने साइमा की कमर रे बोसा लिया, साइमा की आंख खिल गई। वो रशीद को इस तरह अपनी कमर का बोसा लेते देखकर चौंक गई और इंतहाई खौफ में मुब्तला हो गई। इसने जल्दी से अपना दापटा ढूंढने की कोशिश की, मगर दोपट्टा दूर कुर्सी पर पड़ा था।
साइमा चलाई के रशीद भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बहन जैसी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आप अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाएं, वगरना मैं शोर मचाकर उम्मी को बुला लूंगी। रशीद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने जोरदार कहकहा लगाकर कहा कि शोर मचा लो, कोई फायदा नहीं। मामू काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और मुमानी बाजार गई हैं और ये बताकर गई हैं कि 4 घंटे लग जाएंगे। अब तुम बात मानो, हम दोनों अकेले हैं पूरे घर में, और अगर हम कुछ कर लेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साइमा के जिस्म में कब की तारी हो गई और वो ये सोचने लगी कि आज तो मेरी खैर नहीं, आज मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अभी साइमा ये सोच ही रही थी कि रशीद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोसा दिया। साइमा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर क्या करती। रशीद के आगे इसका बस न चल सका। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन वो बेबस और मजबूर हो चुकी थी। रशीद ने इसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और अपने सीने से लगा लिया। साइमा ने पहले पहल मज़ाहिमत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में साइमा अपने जिस्म को रशीद के हवाले कर चुकी थी। ये सब कुछ साइमा के लिए नया था और इसे किसी हद तक रशीद की ये हरकत इसे अच्छी लग रही थी। रशीद साइमा के जिस्म पर मुकम्मल काबू पा चुका था और अब इसे जोर जबरदस्ती की जरूरत न थी। रशीद ने आहिस्ता से साइमा को बरहना कर दिया और खुद भी बरहना हो गया। साइमा अपने हाथों से अपने बरहना जिस्म को छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन कहां से छुपाती। रशीद ने साइमा के हाथ हटाकर साइमा को आने जिस्म की चादर पहना दी और जी भर कर साइमा की नई नवीली जवानी और कुनवारे पिंग के मजे उठाए। रशीद 2 घंटे तक ये खेल खेलता रहा। जैसे ही रशीद बिस्तर से उठा और कपड़े पहनने लगा तो ये देखकर उसकी आंखें खिली रह गई कि बिस्तर पर पड़ी चादर पर जगह जगह खून के धब्बे थे। साइमा से आंला भी नहीं जा रहा था, जैसे इसकी सारी ताकत रशीद ने निचोड़ ली। रशीद ने इसे जल्दी जल्दी बिस्तर से उठने को कहा। साइमा ने जब बिस्तर पर खून के दाग देखे तो फूट फूट कर रोने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मेरा क्या बनेगा। उम्मी को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा दफन कर देंगी। रशीद ने साइमा को सीने से लगाकर हौसला दिया और जल्दी से चादर लेकर धोने चला गया। अच्छे से चादर धोकर इसने छत पर लटका दी ताकि सूख जाए और साइमा को सख्ती से मना किया कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साइमा जहां खौफ के आलम में मुब्तला थी, वहां दिल ही दिल में इस अचानक रोमानवी दिन से खुश भी हो रही थी। अब साइमा रशीद को देखकर चुपके चुपके मुस्कुराती थी। शायद इसे रशीद से मोहब्बत होने लग गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस सारी कहानी का अंजाम बहुत बुरा होगा। आदेर साइमा और रशीद की कारबुत बढ़ती चली गईं और वहां खालिदा अपने नसीबों पर बैठी रोती रही। नसरीन जो फीका के बदले हुए अंदाज से सख्त तकलीफ में थी, बेचैनी से शबाना की जानिब से फीका के कॉल रिकॉर्ड का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन बाद शबाना ने नसरीन को फीका का कॉल रिकॉर्ड लाकर दे दिया। नसरीन को कॉल रिकॉर्ड पढ़कर पता चला कि इसके निम्बरू के अलावा एक और नंबर भी है, जिससे रोजाना की बुनियादों पर गाहे बगाहे फीका की बात होती रहती। नसरीन ने अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पार्लर से छुट्टी की और उसने ठान ली कि आज मैं उन नंबर्स पर कॉल करके पता करूंगी कि ये नंबर किसके हैं और फीका मेरे अलावा किससे राब्ते में है। नसरीन ने नंबर डायल किया और कॉल उठाने का इंतजार करने लगी, लेकिन किसी ने फोन ना उठाया। 2-3 बार इस नंबर पर कॉल की मगर किसी ने कॉल ना उठाई। 20 मिनट बाद नसरीन के मोबाइल की घंटी बजी। ये वही नंबर था जिस पर नसरीन कुछ देर कबल कॉल कर रही थी। नसरीन ने जल्दी से कॉल उठाई और हेलो कहा। इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए
मेरे चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।